हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सन 2019 के विज्ञान के क्लास 10th के पेपर को हम लोग देखने वाले हैं कि सन 2019 में क्लास 10th के पेपर में कैसा पेपर बना था। देखिए, वीडियो बनाने का ये मतलब है कि आप इन प्रश्नों को ध्यान से देख लें और अच्छी प्रकार से तैयारी कर लें कि यदि आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो उसे छोड़ें नहीं। और मॉडल देखने का एक और भी फ़ायदा होता है कि हमें अनुभव हो जाता है कि कैसा कैसा प्रश्न और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें पेपर मिलेगा, तो यहाँ पे अपने अनुक्रमांकों को भरेंगे, फिर इसके बाद अपने नाम को, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक की साइन रहती है, फिर इसके बाद देखेंगे 2019 विज्ञान प्रश्न पत्र। समय की बात करें तो समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा और इसका पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। इसमें आपको जो 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। कुछ निर्देश हैं, इसको जान लेते हैं, जिसमें दिया है कि यदि प्रश्न पत्र 3 खंड, यह प्रश्न पत्र जो 3 खंड क ख ग में विभक्त रहेगा, फिर जिसमें प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न वो विकल्पी रहेगा, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। फिर इसके बाद तीसरा नंबर पर दिया गया है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से आरंभ कीजिए। जो खंड है आपको एक, मान लीजिए एक खंड कर लिए, फिर सेकंड खंड ख क पूरा कर लिए और ख बचा, तो ख के लिए हम अलग पेज से स्टार्ट करेंगे। इसमें ये कहने का अर्थ है। पर नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद और निर्देश में है कि सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है और जो सभी प्रश्न हैं उनके सम्मुख उसके अंक दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न किस अंक का है। फिर इसके बाद दिया गया आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों एवं रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। चलिए खंड क को स्टार्ट कर देंगे, कैसे कैसा प्रश्न होता है। जैसे में आप जान गए होंगे, खंड क में आपको 4 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपको किसी एक विकल्प पे टिक करना होगा। इसमें दिया गया है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है तो दर्पण होगा। तो आप ऐसे प्रश्नों की तैयारी कर लीजिएगा जो आपको परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध हो। फिर ख है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो सभी लोग जानते हैं 25 सेमी। इसके बाद या फिर इस नेक्स्ट प्रश्न दिया गया था इसमें कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ऐसे ही यार बहुत सी सिंपल होते हैं, बस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को 4 इसमें पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद सेकंड प्रश्न में आता है, तो सेकंड प्रश्न में पूछ दिया गया है कि इसमें कि किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र से 0.50 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। विद्युत बल्ब की शक्ति क्या होगी? इसको भी आप लोग हल कर सकते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न पूछा गया कि उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेमी हो। ये भी प्रश्न आप जानते ही होंगे। इसके बाद दिया गया स्नेल के अपवर्तन नियम का जो साइन आई बाई साइन आर बराबर n नियतांक होता है, इसमें ये प्रश्न आता है। इसमें ये पूछा गया है। प्रश्न 3 में पूछा गया कि स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सभी लोग जानते हैं अपवर्तन द्वारा, तो यार उसमें कुछ बढ़ा के लिखिएगा क्योंकि ये 4 अंक का है। या फिर ऐसे भी अथवा में करके दिया गया है कि किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट चित्र बनाइए इसमें, और एक प्रकाश के लिए आपतन व विचलन कोण निरूपित कीजिए। फिर इसके बाद ख में दिया गया है कि समांतर क्रम में जोड़े गए गति अवरोध के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, या फिर इसको नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में करके आपको एक प्रश्न पूछ दिया गया है कि किसी तारे के तार का व्यास 0.5 mm व प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इस तार का व्यास दोगुना कर दें तो प्रतिरोध में क्या अंतर किया जाएगा? ये आपका विद्युत के लेसन से लिया गया सवाल है। ऐसे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न दिया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिए, या विद्युत जनित्र का सिद्धांत, अथवा संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए, या जो नीचे चित्र दिया इसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए और ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ तक रहा, प्रश्न 4 तक रहा हमारा खंड क समाप्त। अब खंड ख देखेंगे, तो खंड ख में हमारा आ जाएगा रसायन विज्ञान। ठीक, अभी तक ये हम थे तो जो भौतिक विज्ञान थे, अब रसायन विज्ञान खंड ख शुरू होगा। खंड ख में पूछा गया कि नियान है। ऑप्शन दिया गया कि क्षार धातु, अक्रिय धातु, उपधातु, संक्रमित धातु। तो सभी जानते हैं नियान गैस है, अक्रिय गैस है।
इसमें भी आपको जैसे दिया गया है कि एल्डिहाइड का IUPAC नाम है 1 2 3 4 4 ठो आपको विकल्प दिया गया है। एथेनॉल हो जाएगा। गौ में आपका प्रश्न 5 के गौ में आपको दिया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आप इसमें सही टिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद 6 नंबर पर दिया प्रश्न पूछा गया है कि pH वैल्यू क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व होता है। तो आप अपने चैप्टर से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। इन प्रश्न पत्र को दिखाने का तात्पर्य ये है कि आपको एक बता दें कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर ख में दिया गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तथा अणु सूत्र लिखिए। इसे बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। आपका ये 2 नंबर का आएगा। फिर 7वां नंबर में दिया गया ऐसे 2 रासायनिक सूत्र लिखे गए हैं, इनका IUPAC नाम लिखना है, जिसमें CH3CO CH3 है और C2H5OH है। फिर ख प्रश्न पूछा गया कि मेंडलीव का आवर्त नियम व आधुनिक आवर्त नियम समझाइए। मेंडलीव के आवर्त सारणी में किन्हीं 2 दोष बताइए। आपको दोष भी पूछा है। फिर ग में दिया गया कि धावन सोडा का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है 8वें प्रश्न में कि एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रिया लिखिए तथा इनका उपयोग भी लिखिए। तो ये आपका 7 नंबर का रहेगा। ये बहुत विस्तृत, एक प्रकार से ये आपका विस्तृत प्रश्न है, ये 7 अंक के होंगे। या फिर अथवा में आप लिख सकते हैं कि साबुन का निर्जलीकरण, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुनीकरण, संलग्न अभिक्रिया पर आप संक्षिप्त टिप्पणी दे सकते हैं। यहाँ तक रही बात खंड ख तक। अब खंड ग में हम देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित। खंड ख हमारा जीव विज्ञान से संबंधित होता है। तो इसमें निर्देश पढ़िए। दिया गया कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखे गए हैं। आवश्यकता अनुसार उत्तर की पुष्टि हेतु नामांकन चित्र बनाइए। आपको किसी भी प्रश्न में चित्र बनाने की आवश्यकता होगी तो आप उसको चित्र बना सकते हैं। इसमें भी देखिए 9 के क में मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। आपको किसी एक विकल्प को चयन करना है तो इसका उत्सर्जन से संबंधित हो जाएगा। वृक्क से उत्सर्जन की क्रिया होती है। चलिए आपको ऐसे ही संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को और दिखाते हैं। जो प्रश्न ख में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन व साइटोकाइनिन। इसके बाद ग प्रश्न को देखें कि निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जननांग में का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, डिंबवाहिनी। फिर ऐसे ही ग प्रश्न को देखेंगे कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता है तो क्या है। चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। अब 10वें प्रश्न के कौन नंबर में देखें कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम लिखिए तथा बताइए कि वह क्या कार्य करता है। ठीक, ऐसा ही ख प्रश्न में ये 2 नंबर का प्रश्न है सभी। इसके बाद ये इसमें पूछा गया कि पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किन अंगों के द्वारा किया जाता है। एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प क्या है, उदाहरण सहित बताइए। ऐसे ही देख सकते हैं। फिर मेंडलीफ ने अपने प्रयोग के लिए किन पौधों को चुना था, वह इस पौधों के चुनने को कारण भी बताइए। तो आप सभी लोग इसको जानते होंगे, ये जीव विज्ञान में हमारे पढ़ाया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट अंतिम पेज है। 11वां नंबर में दिया गया कि मानव में उत्सर्जन तंत्र में के कौन कौन से अंग है, इनका चित्र का प्रदर्शन कीजिए। मानव के उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना है। अथवा या फिर हृदय क्या है, एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। फिर ख में दिया गया कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाना है। या फिर अथवा करके इसमें पूछ दिया गया है कि जीवन की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं, नई प्रजातियों के उद्भव पर प्रकाश डालिए। 12वां में दिया गया है कि संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इनके द्वारा आप अपने समाज को कैसे लाभान्वित करेंगे, एक संक्षिप्त उल्लेख समझाइए। इसको लेख लिखना है। या फिर इसको में भी अथवा करके पूछा गया था कि जल संग्रहण क्या है, इसको किस प्रकार से उपयोग में लाकर मनुष्य को, जंतुओं को तथा वनस्पतियों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ तक बात रही हमारे कक्षा 10 के जीव विज्ञान के पेपर में। अभी तक हमने विज्ञान के पेपर के सभी प्रश्नों को देख पाया। यूपी बोर्ड क्लास 10 के हिंदी के पेपर को देखने वाले हैं कि ये पेपर किस तरह से आया था और इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे होंगे हमें क्रमांक लिखना होता है, फिर उसके बाद नाम,
ये केवल प्रश्न पत्र है। फिर समय की बात करें तो आपको समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है और पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है। इसमें कुछ नोट्स हैं जिसे में देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। ये जो 3 घंटे 15 मिनट है, इसमें से आपको 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलता है। फिर यहाँ से आपका प्रश्न शुरुआत होता है। जैसे देखिए, हम ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको एक अनुमान लग जाए या आपको एक अंदाज़ा मिल जाए कि कक्षा 10 में कैसे कैसे और किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। वीडियो बनाने का ये मकसद है, जिससे कि आपको एक अनुमान लग जाए कि हाँ भाई, इसी तरह से ऐसे प्रश्न पूछे गए थे और आगे भी इसी से अटैच और इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे में देखिए, आपको पहला प्रश्न में पहला प्रश्न का क में है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपको ऐसे प्रश्न दिए गए हैं, इसमें एक ठो गलत है, एक सही है और बाकी सब गलत है, उसको छांटना है। जैसे में देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है क्या लिखूं के लेखक राम धारी सिंह दिनकर है। फिर इसके बाद है ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर इसके बाद चौथा नंबर में है कि मुंशी प्रेमचंद्र एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध है। तो जैसा इसका आपको ये 4 ऐसे खंड में दिए रहेंगे और इसमें से कोई एक सही रहेगा, वो आपको टिक करना है। फिर ऐसे ही अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, जिसमें दिया है ख नंबर में, पहले के ही ख में निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। जैसे में देखिए, सन्यासी, रसमीमांस, बिखरे पन्ने और आत्मकथा, इसमें से किसी एक के ये कृतियों के नाम है, इसमें से किसी एक कृति के लेखक का नाम आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद ऐसे ही प्रश्न 1 के ग में है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। ग में है, डायरी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। फिर इसके बाद अंग्या में प्रश्न दिया है कि समालोचना विधा में किसी एक लेखक का नाम लिखिए। अब देखेंगे अपने नेक्स्ट पेज पे कैसे कैसे प्रश्न दिए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न अब समाप्त होता है। अब दूसरा प्रश्न, इसमें भी क ख में खंड में दिया गया है, जिसमें क खंड में दिया है कि रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखना है। फिर ख में है, निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाओं के रचनाकार का नाम लिखना है। आपको ये रचनाकार दिए गए हैं, ये रचना की नाम दी गई है, उसके रचनाकार के नाम लिखना। जैसे पलासवन, पल्लव, पंचवटी, परशुराम की प्रतिमा, इसमें से किसी 2 रचनाकार के नाम लिखना है जो इसको लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद ग में है, नई कविता के किसी एक कवि के नाम लिखिए। यहाँ तक रही बात हमारी प्रश्न 2 नंबर की। अब 3 नंबर में देखेंगे कि एक गद्यांश दिया गया है और इस आपके चैप्टर से एक गद्यांश रहेगा। देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 के क में एक गद्यांश है, फिर यही ख में एक गद्यांश है, जिसमें आपको यदि आप करना चाहें तो इसमें से किसी एक को करना है। यदि आप इसको करेंगे तो इसको आपको आंसर को लिखना होगा। ऐसा ही इसका ये ख खंड में है, या तो इसको कीजिए या इसको कीजिए। अब देखेंगे अपने चौथे प्रश्न को, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करना है और उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही आपको जिस प्रकार इसमें गद्यांश में दिए गए थे 2 खंड, इसी तरह पद्य में भी आपको 2 मिलेंगे। जिसमें एक दिया है चरण कमल बंधो हरिराई वाला दिया है। फिर इसके बाद मेवाड़ केसरी देख रहा, तो इसमें से कि 2 हैं। यदि आपको जो अच्छा पड़ता है उसको आप किसी एक को लिख सकते हैं। ये आपका पद्यांश होगा, जिसमें कि आपको संदर्भ सहित लिखना होगा, इसके काव्य की व्याख्या भी करना होगा। चौथे प्रश्न के बाद अब नंबर आती है 5वें प्रश्न की, जिसमें दिया है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक के जीवन परिचय का नाम लिखना है और उसकी रचना का नाम लिखना है। तो देखिए, आपको कुछ दिए गए इसमें, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो आप इन 3 लेखकों में से किसी एक लेखक का नाम के जीवन परिचय और उसकी रचना का नाम लिख सकते हैं जो आपको ज्ञात हो। इसके बाद ख खंड में आते हैं प्रश्न 5 के ख नंबर में दिया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी रचना का नाम लिखिए। यहाँ पे आपको एक लेखक का नाम लिखना होगा और फिर इसमें आपको एक
कवि का नाम लिखना होगा, ठीक है। जैसे में कवि है रस खान, रामनरेश त्रिपाठी, केदार सिंह। तो आपको इसमें से जो अच्छा लगे आप उसको पसंद कर सकते हैं। फिर इसके बाद छठे प्रश्न पे आता है कि संस्कृत के निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको एक हिंदी का कुछ काव्य पंक्तियाँ दी जाएंगी, जैसे में देखिए हिंदी में दिया है अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, या फिर अथवा करके आपको एक श्लोक में दिया जाएगा, दोनों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना होगा। फिर इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 7 में जो दिया हुआ है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए हुए एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न हो, अर्थात संस्कृत के एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न दिया हुआ। आप अलग से एक श्लोक याद कर लीजिएगा। ख में देखेंगे निम्नलिखित में से कि दो के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको 1 2 3 4 थे आपके संस्कृत के प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं, जिसमें से आप 2 को आंसर देना है। ये आपका 1 नंबर का साथ या पूरा टोटल 2 नंबर का रहेगा। फिर इसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस की पहचान करना है। अब आते हैं अपने व्याकरण खंड में। अब यहाँ तक रहा हिंदी से संबंधित समाप्त, अब आएगा व्याकरण खंड से। तो व्याकरण खंड में आपको रस की पहचान करना है कि इसमें जो दिया है यहाँ से यहाँ तक कुछ पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में कौन सा रस है, या फिर अथवा करके इसी में दिया है कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए तो हम ये सिंपल रहेगा कि हास्य रस की परिभाषा लिखकर आप उसका उदाहरण दे सकते हैं। इसके बाद 8वें के ख में देख सकते हैं प्रतीक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। ये रहा रस। अब उसके बाद रहेगा अलंकार। अलंकार में आपका उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही देना है। फिर ग में दिया है निम्नलिखित में प्रयुक्त छंद को पहचान कर लिखिए। आपको इसमें कौन सा छंद दिया गया है, इस छंद को पहचान कर आपको लिखना रहेगा। अब देखते हैं 9वें प्रश्न को, जिसमें क नंबर में दिया निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल को एक एक शब्द बनाइए। जैसे में देखिए 1 2 3 4 5 अप अनु नीर अभि सु, ऐसे 5 थे आपको शब्द दिए गए हैं। इसको मेल करके आपको एक एक का मेल करके 3 शब्द बनाना है। इसके बाद ये उपसर्ग है। इसके बाद आपको प्रत्यय दिया गया है जो 1 2 3 4 को, जिसमें दिया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। इसमें से 2 का प्रयोग करके आपको एक एक प्रत्यय शब्द जोड़ के एक शब्द बनाना है। अब देखेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न को, जो 9 में ग खंड में दिया गया। इसमें समास विग्रह करना है। इसमें से किसी 4 ठेर दिया, इसमें से किसी 2 का आपको समास का विग्रह करना है। घ में दिया है आपको 2 तत्सम रूप लिखना है। 4 दिया है नेह कृपा निर्गुण सावन, आपको इसमें से 2 तत्सम रूप लिखना है आपको। फिर इसके अंग्या में दिया है 2 पर्यायवाची लिखना है। इसमें से किसी 2 का 2 पर्यायवाची लिखना होगा। फिर 10वें प्रश्न में आपको 2 का संधि विच्छेद करना है। संधि दी उसमें संधि का नाम लिखना है कि किस संधि से दिया गया है। गुरु आदेश सदा धन एव अति धन आदि महाधन ओध। फिर ख नंबर में निम्नलिखित शब्दों में चतुर्थ विभक्ति में एक वचन के रूप को लिखना है। जैसे में नदी अथवा मधु, या फिर इसका एक का, या फिर युष्मद या तद, इसमें से किसी चतुर्थ विभक्ति के एक वचन के रूप में लिखना है। अब 10वें के ग नंबर में आते हैं निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष अथवा वचन लिखिए। ये 1 2 3 आपको दिए, इसमें से आपको पहचान इसके धातु लकार और पुरुष की पहचान करके आपको लिखना रहेगा। अब देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद करना है। 1 2 3 4 थे आपको ऐसे ही सेंटेंस वाक्य दिए रहेंगे और इसमें से 2 का आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। यहाँ तक रही बात 10वें प्रश्न की। अब आते हैं 11वें प्रश्न में, जिसमें आपको 1 2 3 4 थे आपको विषय दिया गया है। 4 में से किसी एक विषय पर आपको निबंध का लेखन करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है निबंध, क्योंकि एक निबंध से हमें ये 6 नंबर का होता है। फिर इसके बाद अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का प्रश्न उत्तर दीजिए। मुक्तिदूत के हैं काव्यखंड काव्य से हैं, जिसमें से आपको किसी एक का आंसर देना रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी रही सन 2019 के हिंदी के यूपी बोर्ड क्लास 10th के पेपर की। अन्य प्रश्न पत्रों के जैसे ये मैथ के हम प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जिसमें आपको सबसे पहले अनुक्रमांक नाम जानी गए होंगे। आपको इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, जिसमें कि आपको 15 मिनट ये पढ़ने के दिए जाएंगे कि 15 मिनट में आप कोई विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र को पूरी अच्छी तरह से पढ़ ले, कोई प्रश्न उनको गलत ना लगे या फिर ऐसा ना हो कि मिसप्रिंट किया गया हो। तो इसके लिए आपको
15 मिनट दिए जाते हैं। इसमें भी देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि इन प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और फिर तीसरे नंबर पर दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेखित कर दिया गया है कि कितने खंड करने हैं। ठीक, फिर ये प्रत्येक प्रश्न के अंक के सम्मुख प्रत्येक जो प्रश्न उसके सामने अंकित कर दिया गया है कि वो प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न को देखते हैं, जैसे कि देखिए कुछ निर्देश दिया गया है कि प्रथम प्रश्न के से प्रारंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक जाइए। जो प्रश्न न आते हो उस पर समय नष्ट न करें। यदि रफ कार्य करने के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर उन्हें काट दीजिए। कैसे, इस क्रॉस का चिन्ह बना के उसको काट दीजिएगा। उस पृष्ठ पर कोई हल न लिखिए। फिर दिया गया है कि प्रश्नों के हल उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर पृष्ठों पर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 के सभी अतिरिक्त सभी प्रश्न के हल के क्रियापद लिखिए। ठीक, आपको रचना से संबंधित कुछ दिया गया है कि रचना वाले प्रश्नों को में रचना से संबंधित चाप और रेखाएं न मिटाएं। रचना यदि पूछा गया है तो लिखिए। फिर दिया गया है कि जिस प्रश्न के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ व स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए, अन्यथा उसके अभाव में हल अपूर्ण व अशुद्ध माना जाएगा। यदि आपको कोई भी प्रश्न में आपसे पूछा गया हो कि उसका चित्र का उल्लेख कीजिए तो आप उसको जरूर कीजिएगा। फिर देखिए खंड 1 की शुरुआत करते हैं, जिसमें दिया गया है कि प्रत्येक खंड में प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। उस सही उत्तर को चुनकर लिखना है। जिससे कि देखिए आपको 4 बहुविकल्पी प्रश्न पहले ही मिलेंगे। किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है। मतलब पूछ रहा है कि कोई भी n संख्या को किस प्रकार से रख सकते हैं कि वो हमेशा ही विषम संख्या प्राप्त हो। तो 2n+1 रख सकते हैं। n की जगह कुछ भी रखेंगे, इसको हल करेंगे तो विषम संख्या ही होगा। जैसे मान लीजिए n बराबर हम 2 रख रहे हो, ठीक है, तो इसमें 2 गुणे 2 + 1 करेंगे तो 2 दूना के 4 और 1 जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। कुछ भी संख्या रखेंगे आपको विषमी संख्या प्राप्त होने वाली है। इसका कहने का मतलब यही है। ऐसे प्रश्न देखें, ख वाला आपको बहुविकल्पी मिलेंगे। यदि आप चाहें तो इन प्रश्न पत्र की स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से इनको देख सकते हैं। फिर घ में आपका त्रिकोणमिति वाला प्रश्न आ गया, जो 2 tan 30 अंश बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान पूछा है। फिर अज्ञामाल वाले में आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे दिया गया है कि एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक आवाज संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये प्रायिकता वाले चैप्टर से पूछा गया है। ऐसे ही दूसरे प्रश्न में देखिए, ये आपका त्रिभुज वाले से पूछा गया प्रश्न है। ये त्रिकोणमिति से, ये आपका मेंसुरेशन से पूछा गया प्रश्न है। ये घ है, प्रायिकता से संबंधित है। एक थैले में 2 से 90 तक की लिखी संख्याओं का कार्ड है। थैले से एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड पर 1-2 अंकों वाली संख्या की होने की प्रायिकता क्या होगी। अर्थात ये प्रायिकता वाले चैप्टर से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए खंड 3 आ गया, तो इसमें दिया गया कि सभी खंड करना। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को करना है, इसमें से एक भी नहीं छोड़ना है। तो ये आपका परिमेय वाले चैप्टर से दिया गया है, ये द्विघात चैप्टर से है। और ये आपका ज्ञ वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं निर्देशांक ज्यामिति में का आपका ये प्रश्न है। बिंदुओं a जो 5, -6, b -1 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को y से विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप इसको निकाल सकते हैं x y करके। ये घ वाले में दिया गया है कि एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेमी है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का जो एक उसको पिघलाकर एक समान आकार का तार बना दिया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर हो तो तार का व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, ये गोला है जो व्यास दिया गया है, इसका सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे और इसका फिर आयतन निकालेंगे। ठीक है, वो आयतन और ये जो तार बना है अर्थात बेलन बन गया, जो ये तार बन गया वो बेलन बन गया। तो बेलन का जो आयतन होगा गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक, जब मैं बेलन पे आ गए हैं तो बेलन का निकल जाएगा। फिर आप इससे बेलन का सूत्र रख के इसको हल कर लीजिएगा। इसमें भी आपको सभी खंड करना अनिवार्य है। इसमें पूछा गया सिद्ध कीजिए कि कौणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमने अपने वीडियो में पूरा
विधिवत अच्छी तरह से हमने सिद्ध कराया था, जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर ये देखिए समांतर श्रेणी के प्रश्न है। ग नंबर में जो निर्देशांक ज्यामिति वाले से है, ये त्रिकोणमिति से, इसमें देखिए ये आपको सभी खंड करना अनिवार्य है, ये समीकरण वाला है, ये आपके त्रिभुज के प्रश्न है। फिर ये त्रिकोणमिति से फिर आपका इसका देखिए समांतर माध्य ज्ञात करना है। आपका समांतर माध्य 25 दिया गया है, यफ का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे यफ का मान ज्ञात करना है। इसमें भी देखिए 6 प्रश्न, नंबर 6 में सभी खंड आपको करने हैं। ये ऊंचाई दूरी वाला प्रश्न है और ये आपका मेंसुरेशन से है। ये देखिए यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे से कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। ये प्रश्न आपका बुक में दिया गया होगा, आप ऐसे प्रश्नों को अच्छी तरह से देख करके ही पेपर देने जाइएगा। ये देखिए आपको इस प्रश्न में यहाँ समांतर माध्य था और यहाँ पे माध्यिका, तो समांतर माध्य और माध्यिका जो वर्गांतर विधि से होती है वो ऐसे सारणी वाले देख लीजिएगा। ये देखिए आपका द्विघात समीकरण से दिया गया है प्रश्न है, अथवा करके आपको या इस प्रश्न को कीजिए या फिर ऐसे इस प्रश्न को कीजिए। जिसमें आपको दिया गया है यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² + px - 15 = 0 का एक मूल है, तो द्विघात समीकरण p कोष्टक में x² + x + k = 0 समान मूल रखता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। और ये आपका ख दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि त्रिभुज ADC = BAC, तो सिद्ध कीजिए कि C² = CB × CD। ये त्रिभुज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको देख लीजिएगा। गणित के बाद अब नंबर रहा सामाजिक विज्ञान का, तो सामाजिक विज्ञान का भी प्रश्न ऐसे ही आपको मिलेंगे। आपको अनुक्रमांक नाम लिखना होगा। फिर ये आपको 3 घंटे 15 मिनट के समय दिया जाएगा, जिसमें 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए, 3 घंटे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। चलिए इस प्रश्न पत्र में कुछ निर्देश है, इसको देख लेते हैं। निर्देश आपका दिया गया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड में सभी प्रश्न एक साथ हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड के उत्तर नए पृष्ठ से आरंभ करें। ठीक। फिर दूसरा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिया गया है। अब देखिए तीसरा निर्देश इसमें दिया गया है कि प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय, लघु उत्तरीय व विस्तृत प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जिसके संबंध में निर्देश आपको आरंभ में दिए गए, जो पहले आपको निर्देश दिए गए थे। फिर चौथा नंबर दिया गया क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संकलन करना अनिवार्य है। जो आपको वो मानचित्र दिए जाते हैं वो आप अच्छे से अपने बुक में, जो आप कॉपी पे जो सॉल्व करते होंगे उसमें अच्छे से उसको बांधिएगा। फिर दिया गया कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड क के प्रश्न नंबर 14 तथा प्रश्न खंड ख के प्रश्न संख्या 28 में उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक। ये विद्यार्थी मानचित्र जो नहीं भरेंगे वो 14 प्रश्न नंबर 14 खंड क के 14 नंबर प्रश्न में और खंड ख के 28 नंबर प्रश्न के उत्तर देंगे। अब चलिए अपने खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कैसा कैसा प्रश्न बना था। तो पहला प्रश्न दिया गया कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? आपको विकल्प राजा राममोहन राय, अरविंद घोष, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी। तो आप बताइए कि कौन उत्तर सही होगा, क्योंकि भाई आप लोग इसमें तैयारी किए होंगे। ये आपका 100 होगा, स्वामी दयानंद। इसके बाद नंबर आती है तो देखें सेकंड नंबर का कि रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? आपका विकल्प है हेनरी बेल, जॉर्ज स्टीफेंसन, न्यूटन और जेम्स वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। फिर बात करें प्रश्न नंबर 3 को की, तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 10 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सितंबर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में
क्योंकि इनका जन्मदिन 5 अगस्त को ही हुआ था, इसलिए मनाते हैं। अब देखिए, अब पूछा है प्रश्न नंबर 14 जो बहुविकल्पी है कि इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति कब हुई थी? 1789, 1688 या फिर 1685 या फिर 1777। तो इसका आंसर हो जाएगा 1688 में। फिर ये प्रश्न 5 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये है ब्रिटेन से। ठीक, अब 6 नंबर तो रहा आपके बहुविकल्पी। अब देखते हैं अति लघु उत्तरी। तो अति लघु उत्तरी में आपको 1, 2, 3 प्रश्न आपके अति लघु उत्तरी होंगे। जो देखिए, भारतीय नीति निर्देशक के 2 उद्देश्य लिखना है। फिर 8वां है कौन से 2 देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध से मुख्य रूप से संबंधित हुए थे। फिर इसके बाद 9वां प्रश्न है कि केंद्रीय नगरपालिका के वास्तविक प्रधान एवं संवैधानिक प्रधान के नाम लिखिए। इसमें आपको जो भी प्रश्न देना है वो अति लघु उत्तरी होंगे, लगभग 1 लाइन के या फिर 2 लाइन के हो सकते हैं। फिर लघु उत्तरी में भी वही कंडीशन रहेगा, जिसमें देखिए कि भारत में किन परिस्थितियों में संकट काल की घोषणा की जाती है अथवा सुरक्षा, या फिर इसको आंसर दीजिए या फिर ये भी इसको दीजिए। इसमें दिया गया है कि सुरक्षा परिषद के किन्हीं 3 कार्यों के नाम उनके उल्लेख करना है, जिससे कि आपको 3 नंबर इस प्रश्न पे मिलेंगे। प्रश्न नंबर 11, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम, 3 आंदोलनों के नाम लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, या फिर इसको नहीं जानते हैं तो या फिर इसमें लिखिए कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे, वह क्यों प्रसिद्ध थे। अब बात यह बारी दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की, जो बहुत ही अधिक अंक के होते हैं। ये कम से कम 6 अंक के, देखिए 6 अंक के होंगे। पहला प्रश्न दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, इसके मुख्य कारण क्या थे। अथवा करके फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, इसके 3 प्रमुख परिणाम बताइए। अथवा में करके या तो फिर 12वां कीजिए या फिर इसको अथवा में ये भी कर सकते हैं, यदि ये वाला न आए तो। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है कि लोकसभा मंत्री परिषद किस प्रकार नियंत्रण करती है, स्पष्ट उत्तर दीजिए। या फिर अथवा में लोकसभा और राज्यसभा के आपसी संबंध की विवेचना कीजिए। ये रहे हमारे अभी तक खंड क। अब जैसे मैं बात की 14 नंबर की, 14वां प्रश्न का, तो देखिए 14वां प्रश्न ये है, ये आपको जो मानचित्र नहीं भरना वो दृष्टिबाधित अर्थात दृष्टिबाधित छात्र को के लिए ये वाला प्रश्न है 14वां प्रश्न। देखिए लिखा गया है केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के वैकल्पिक स्वरूप। अब ख में आए तो ख जो पहला इतिहास से था, अब भूगोल से संबंधित रहेगा। भूगोल से भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण, जैसे कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। जैसे में देखिए आप कि प्रश्न 15 से स्टार्ट हुआ है बहुविकल्पी, और 20 मतलब कि 5 प्रश्न आपको बहुविकल्पी दिए जाएंगे। 5 प्रश्न बहुविकल्पी दिए जाने के बाद अब नंबर आएगी अति लघु उत्तरी की। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न आपके 21वें नंबर से स्टार्ट होगा, 22वें में वो वस्तु विनिमय से कि आप क्या समझते हैं। फिर 23वां वन 2 आर्थिक महत्वपूर्ण, वन के 2 आर्थिक महत्वपूर्ण। फिर 24वां प्रश्न से आपके लघु उत्तरी प्रश्न शुरू होंगे। अथवा में करके 2 प्रश्न आपको दिए रहेंगे। 25वां भी आपका ऐसे ही अथवा में करके 2 प्रश्न दिए रहेंगे। अब नंबर आती है अति लघु उत्तरी की बात, और फिर लघु उत्तरी, फिर नंबर आएगा दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में आपको देखिए जैसे में दिया गया 26 नंबर पे, यदि आपको ये नहीं आता हो तो फिर इसको अथवा में करके ये गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 महत्व बताइए कि इन्हीं 4 ऐसे संसाधनों पर प्रकाश डालिए। या फिर 27वां प्रश्न में आपको उद्योगों की निम्न उत्पादकता के कारण बताइए, या उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। अथवा में करके आपको ये भी दे सकते हैं कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किन्हीं 3 कृषि निविष्टियों का महत्व बताइए।
आपको ये रहा मानचित्र वाले प्रश्न। आपको मानचित्र पे ऐसे ही देखिए 28वां नंबर जो प्रश्न होगा, आपको मानचित्र में इस प्रकार से चिन्हित करना होगा कि साबरमती नदी कहाँ है, तो ऐसे बनाएंगे ये चिन्ह। और अरावली श्रेणी कहाँ है, तो ये वाला चित्र बनाएंगे। कर्क रेखा, रेखा द्वारा नाम सहित लिखना होगा, एक एक रेखा बना के। फिर रांची शहर को त्रिभुज के आकार में दर्शाना होगा। फिर जो दिल्ली से मुंबई रेल मार्ग तथा उस पर 2 जंक्शन स्टेशन ऐसे करके चिन्हित करके आपको बनाना होगा। अब फिर इसके बाद यदि ये प्रश्न है तो केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। ये पेपर जो है इंग्लिश का होगा, जो सबसे लास्ट अभी तक हमने हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान ऐसे प्रश्नों को देख लिया है। आप देखेंगे अंग्रेजी के प्रश्न कक्षा 10 के लिए, तो आपको ऐसे अंकुरमांक भरना होगा। नाम, अंग्रेजी, केवल प्रश्न पत्र। आपको समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। जैसे में देखिए आपको जो 15 मिनट प्रश्न दिए, जो 15 मिनट आपको दिए जाएंगे वो आपको इसमें प्रश्न पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए आपको इस पेपर का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए व सेक्शन बी। आपको 2 भाग में ये प्रश्न पत्र बटा हुआ है, ए और बी में आपको दोनों करने हैं। तो देखिए दूसरा में दिया गया है कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द 2 सेक्शन आर कंपल्सरी। जो आपका दूसरा सेक्शन है, दूसरा सेक्शन में जो आपको प्रश्न दिया गया है उसको करना अनिवार्य है। फिर प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि मार्क एंड इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उसके सम्मुख आपको उस प्रश्न के अंक कितने मिलेंगे आपको दिया गया है। फिर इसमें देखिए चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है कि रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। दिया गया है कि प्रश्न पत्र को आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप इस प्रश्न के उत्तर देना प्रारंभ कीजिए। आपको इस पेपर का मॉडल दिखा दें कि इस प्रश्न पत्र में कैसे कैसे प्रश्न किस प्रकार से सम्मिलित होते हैं। तो चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। इसमें देखिए सेक्शन ए है, इसमें आपको दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको ये पैसेज पढ़ना है और जो नीचे दिए गए ये आपकी बुक का पैसेज है। इसको पढ़ने के बाद इसमें नीचे जो आपको 2 प्रश्न दिए रहेंगे इसको सॉल्व करना होगा। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे देखें तो दूसरा नंबर दिया गया है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इट अबाउट शॉर्ट वर्ड, मतलब कि जो आपको नीचे प्रश्न दिए गए हैं 2, इनमें से किसी एक को करना है और कम से कम जो भी आप प्रश्न का उत्तर देंगे वो कम से कम 60 वर्ड में होना चाहिए। तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला में से दिया गया है। और ये आपका कैरेक्टर द स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर इन द लेसन द ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड वाले चैप्टर में से जो पोस्ट मास्टर था उसके चरित्र का चित्रण करना है कि वो कैसा था, किस प्रकार का था। फिर प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि एनी 1-2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच, अर्थात इसमें 3 आपको प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं और दोनों प्रश्नों में कम से कम आपको 25 वर्ड का उपयोग करना होगा। कम से कम, अधिक से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं जो आपको उस प्रश्न के लिए उचित लगे। ऐसे 5वें प्रश्न में देखेंगे तो आपको दिया गया है मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इज लिस्ट बी। जो आपका ये लिस्ट ए है, लिस्ट बी है, जो आपका मीनिंग अर्थात जो साइनोनिम्स बोलते हैं वो आपको इसको मैच करना है, जो इससे मैचिंग करता हो। फिर इसके बाद ये दिया गया है प्रश्न नंबर 5वां में कि ग्लोरियस फाउंटेन वाला दिया गया है पोएट्री, और इस पोएट्री में आपको देखिए प्रश्न पूछा गया है कि फ्रॉम विच पोयम ऑफ द एबव राइटन स्टेंजा हैज बीन टेकन एंड हु इज द पोएट ऑफ देम। ये स्टेंजा किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है आपको बताना है। फिर देखिए दिया गया है दूसरा प्रश्न है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ द फाउंडेशन डज द पोएट विश यू हैव, अर्थात लेखक ने इस फुब्बारे के बारे में क्या कौन कौन सी आपको क्वालिटी बताई गई इस पैसेज में, आपको वही इसमें आपको लिखना होगा। फिर देखिए आपको दिया गया है कि गिवन वन सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक का, द स्लेम ऑफ लाइफ या विलेज सॉन्ग, या फिर इसमें देखिए दिया गया है कि 4 लाइन आप पोएम भी लिख सकते हैं जो इस प्रश्न पत्र में न हो। जैसे में ये देखिए इसमें दिया गया है ग्लोरियस फाउंटेन वाला, इसमें आपको ग्लोरियस फाउंटेन से संबंधित दिया गया है, तो आप इसमें कोई पोएम लिखेंगे तो वो वाला पोएम नहीं होना चाहिए।
इसके बाद देखिए आपकी 60 स्टोरी से दिया गया प्रश्न है कि आपको इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है और ये 25 वर्ड के होने चाहिए। तो आपको ये एडिशन वाला दिया गया है, फिर ओलंपिक गेम में से दिया गया है और ये विक्रमादित्य में से दिया गया है। ये 8वां पॉइंट आपको ट्रू फॉल्स करना होगा। फिर इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स करना होगा 9वां में। 9 में आपको डी ABCD तक दिया गया है, आपको तीनों को भरना होगा। फिर जैसे देखें सेक्शन B स्टार्ट होता है, इनमें सभी प्रश्नों को करना है। तो सबसे पहले दिया गया है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये आपको उचित नहीं होंगे, मैं तो फिर इसके क्रम उल्टे सीधे होंगे, आपको एक क्रम में इसको सुव्यवस्थित ढंग से करना है। फिर दूसरा देखिए दिया गया है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये आपका नरेशन है, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। फिर ये आपको वर्ब करेक्ट फ्रॉम द वर्ब, ये वर्ब का ये ब्रिंग दिया गया, इसमें कौन सबसे उचित लगेगा उसको इसमें भरना है। जब भी जानते हैं कि जो हैज दिया गया है तो हैज के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ब्रिंग का ब्रॉट हो जाएगा। इसके बाद ग्रामर में देखिए यहाँ पे दिया गया, इसमें कौन सा उचित होगा। फ्रॉम, सिंस, फॉर, बाई दिया गया आपका प्रश्न। इट हैज बीन रेनिंग डॉट डॉट खाली स्थान हो जाएगा मॉर्निंग, तो आपका सिंस। इसके बाद देखिए दिया गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको कोई सेंटेंस जोड़ना हो जो इसको पूरी अच्छी तरह से स्पष्ट अर्थ दे। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि वाई। इसके बाद आप कुछ भी जोड़ सकते हैं जो इसमें उचित हो। इसके बाद 2 आपको स्पेलिंग दिया रहेगा, उसको सही करना होगा, तो ये नॉलेज और हाइट है। इसके बाद इसमें आपको पंक्चुएशन लगाना होगा, किस प्रकार से, जैसे कि देखिए ये कैपिटल लेटर का कहाँ प्रयोग होगा, इसको मैच करना है कि ये किस प्रकार से इसको अरेंज करें। ये गलत दिया गया है। आर यू कमिंग टू विथ द माई ब्रदर सैड महेश, इसको आपको अच्छे से करना है। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद अदर वर्ड। 12वां प्रश्न में आपको मिलेगा ट्रांसलेट फॉलोइंग इनटू द इंग्लिश। ये हिंदी में सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला दिया गया है, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। फिर 13वां प्रश्न में दिया गया है कि आपको 3 दिन के लिए, देखिए दिया गया है कि आप 3 दिन के लिए एब्सेंट रहें। इसके लिए आपको बुखार के कारण आपको जो एप्लीकेशन लिखना है उसमें कौन से, यू लीव एब्सेंस फॉर 3 days ऑन अकाउंट ऑफ योर इलनेस, अपने बीमारी के कारण आप 3 दिन नहीं आए थे, उसके लिए आपको प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखना है, जिसमें आपको देखिए दिया गया है नोटिस में कि डू नॉट राइट योर नेम, एड्रेस एंड रोल नंबर। इसमें से आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। या फिर इसको नहीं लिखना जानते हो तो 13वां नंबर में आर करके दिया गया है कि आप इनविटेशन के लिए, आप ब्रदर्स इनविटेशन के लिए आप लेटर लिख सकते हैं अपने दोस्तों को। फिर इसके बाद देखिए दिया गया है कि आपको इनमें से ए गुड टीचर पे आपको ऐसे लिखना है, या फिर एन इंडियन फेस्टिवल पे आपको ऐसे लिखना होगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि ट्रिप ऑफ हॉरिस्टर पैलेस, मतलब ऐतिहासिक स्थानों पे आपको घूमने पे ये वाला आपको लिख सकते हैं। ऐसे आपको 3 ऐसे दिए जाएंगे। उसके बाद आपको मिलेगा 15वां प्रश्न जो अनसीन पैसेज होता है। इसको पढ़ने के बाद 1, 2 आपको प्रश्न दिए जाएंगे जिसको आपको उचित आंसर इसी में से, ऐसे नहीं पैसेज में से ढूंढकर इसको लिखना होता है। तो अभी तक ने हमने मैथ, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस और इंग्लिश जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमने 2019 के पेपर को देखा। अब इसके बाद यदि अब वीडियो आएगी तो उसके बाद हम देखेंगे सन 2020 में कक्षा 10 के लिए कौन कौन से मॉडल पेपर और कैसे कैसे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।